मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में आंसू है इस समय। आप बड़े इमोशनल आदमी हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति त्रिपाठी और जिगर मुरादाबादी साहब के शेर के साथ आइए आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं गोविंद पांडे जी। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, क्योंकि आप हमारे एक बुलावे पर आए, यहाँ तक आपने कष्ट उठाया। और इनके बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने एनएसडी रेपेट्री से अपनी शुरुआत की और आज आपको न जाने कितने फिल्मों में, सीरियल में और न जाने कितनी जगहों पर देखा जाता है। आप एक्टिंग का लोहा तो मनवा चुके हैं सर, लेकिन जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम एक ही सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि हर किसी के जीवन में एक बार अंधेरा ज़रूर आता है, कई बार आता है, लेकिन जो ज़्यादा अंधेरा आता है और लगता है लाइफ फिनिश है, तो ऐसा कौन सा वो मोमेंट था आपकी लाइफ में आपको लगा लाइफ एकदम ख़त्म है, उसके बाद आपने उसको बीट किया और आज आप दुनिया के सामने, हम सब के सामने चमक रहे हैं, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। अब जैसे कि आपने कहा कि नहीं, हम एक्टर ही हैं, तो मैं इसी से संबंधित जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना घटी वो मैं बताता हूँ। 2002 में जब मैं राष्ट्रीय रंगमंडल एनएसडी रंगमंडल में था रेपेटरी में, तो वहाँ वामन केंद्रे जी एक प्ले लेके आए, जाने मन। तो वो प्ले यहाँ मुंबई में लिखा गया था भिंडी बाज़ार में 4 साल, और 7वां ड्राफ्ट था उसका, 8वां हमारे लिए आया था, और नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल उसमें मेन किरदार निभाने वाले थे। तो उन्हीं के लिए लिखा गया था वो प्ले। तो हमारी किस्मत थी कि वामन केंद्रे जी, आदरणीय वामन केंद्रे जी हमारे उस प्ले के डायरेक्टर और मेरे गुरु और सब, वो आए वहाँ, और सोसाइटी के मेंबर भी थे और बहुत नाम सुना था उनका। तो उन्होंने जब मच्छिंद्र मोरी भी थे इसके राइटर जो थे, वो आए थे और उन्होंने रेपेटरी में ये प्ले रीडिंग की, फर्स्ट रीडिंग 2002। तो हम सब लोग सन्न थे, और क्योंकि वो बम्बैया भेंडी बाज़ार की कहानी थी, हिजड़ों की लाइफ की। जाने मन का मतलब था कि जाने मन, ना कि जाने मन। ओके। जाने जाने मन, मन मतलब मन जाने। मन, हाँ। हाँ। तो इसकी कास्टिंग 24 दिन चली, और सुबह से लेकर शाम तक, और पहले दिन ही हम लोगों को साड़ी और ब्लाउज, पुराने आर्टिस्टों का, हमारे रंगमंडल की जो फीमेल आर्टिस्ट थी उनकी जो कॉस्ट्यूम्स हमारे थे वो पहना दी गई। तो बड़ा अजीब सा लगा कि कभी भी ज़िंदगी में हमने इस तरह का फीमेल कैरेक्टर नहीं किया था। वो बिल्कुल ही मैनली थे, और ईच ईच वाली लैंग्वेज थी बॉम्बे की जो होती ना, वो लैंग्वेज थी उसकी, लिखी गई थी। और दूसरा क्या था कि हिजड़े की लाइफ। ओह माय गॉड। अब 24 दिन कास्टिंग हुई, इम्प्रोवाइजेशंस हुई, ये सब कुछ हुआ, बहुत प्यारी स्क्रिप्ट थी, सब कुछ था। उसकी कॉस्ट्यूम करने के लिए भानु अथैया को बुलाया गया, जो ऑस्कर अवार्ड विनर, सत्यजीत रे से भी जो पहले जिनको अवार्ड मिला गांधी के लिए ऑस्कर, वो तीसरी मंजिल से लेके यहाँ तक भानु अथैया जी वो आई उसके लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन माउंट हो रहा था। अब 24 दिन कास्टिंग लगी। 24वें दिन, जिस दिन कास्टिंग के लिए तो सुबह 9 बजे सबसे कहा गया कि अपने अपने रोल जो हैं वो लिखो ही, आप कौन सा रोल करना चाहते हैं। तो मुझे था यार कि ये लेडीज़ बनना है, हिजड़ों की कहानी है, मुझे हिजड़े वैसे भी उस पसंद नहीं थे, और ये औरत बनने का खेल तो मुझे वैसे भी, मैंने कहा यार एक्टिंग ठीक है, ये मैं औरत का कोई चक्कर नहीं यार, ये हमने। तो मैं म्यूज़िक करता था, गाना बजाना, तो मैं म्यूज़िक भी लिख दिया, और एक छोटा मोटा गुंडे उंडे वाला रोल मैंने उसके लिए लिख दिया, सबसे छोटा रोल, कि मैंने कहा ये अपने से तो होगा नहीं, क्योंकि सारे तो इसमें हिजड़े बन नहीं हैं, और हमारे सर से बिल्कुल ऊपर है, और ये हमारे बस की नहीं है। आपने पहले ही मान लिया? पहले ही मान लिया, और मैंने वो भी लिखा। अब शाम को करीब 4-5 बजे 24 दिन के कास्टिंग के बाद जो आया कि साहब, नीचे से शुरुआत हुई, गुंडा 1, गुंडा 2, गुंडा 2, दुकानदार, तो उसमें हमारा नाम नहीं। तो ऐसे करते करते जो सबसे छोटे कैरेक्टर थे, मतलब उल्टा चला, अनाउंसमेंट उल्टा चला, कि सबसे पहले छोटे छोटे रोल, दुकानदार, ये वो, मतलब सन्नाटा पूरा। अरे कोई बात नहीं, कुछ और रोल होगा, करते करते ऊपर बढ़ते जा रहे हैं।
अहम किरदारों की तरफ, तो आधे घंटे में लगभग सब रोल बट गए। फोर्थ लीड, थर्ड लीड, सेकंड लीड, अगर ऐसा कहें तो एक नाम रह गया और सबके नाम आ गए, आपका नहीं आया? मेरा नहीं आया। तो मैंने कहा म्यूजिक में डालेंगे, मुझे इसलिए नहीं डालेंगे। जैसे ही वो नज्जो का नाम, जो नसीरुद्दीन शाह जी के लिए लिखा गया था वो रोल, वो ये था कि वो करेंगे, तो वहाँ मेरा नाम हो गया नज्जो गोविंद पांडे, मतलब लीड कैरेक्टर। ओह माय गॉड। अब मुझे काटो तो खून नहीं, लोग मुझे लड्डू खिला रहे हैं, मेरे दोस्त जो थे रेपेटरी के, क्योंकि सभी वो जो भी सीनियर लोग थे वो उस रोल को करना चाहते थे। मेन कैरेक्टर वो था, मेन मतलब हेड, हाँ हाँ, पूरे उस मंडली का हेड नज्जो, जो नसीर साहब करने वाले थे, और उधर सेकंड लीड जो थी पन्ना, वो परेश रावल करने वाले थे, जिनके लिए लिखा गया था बॉम्बे में होगा शो, ऐसा लिखा गया था। वामन जी ने बताई थी सारी बातें। मुझे चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी है, छा रही है कि मेरा कैरियर ख़त्म, क्योंकि अब ये लेकिन आपको तो अच्छा रोल मिला था, मतलब वो तो आपके लिए मगर अच्छा मुझे था। मुझे ये था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा। भाई इतना सेंटर कैरेक्टर, और बताया कि ईच वाली बॉम्बे वाली लैंग्वेज, और वो औरत बनना सबसे बड़ी औरत मुसीबत ये बनना, थी। हाँ। भाई औरत तो हम नहीं बन पाते, वो हिजड़े बनते हैं, क्योंकि एक आदमी के शरीर में औरत तो घुस नहीं सकती। तो वो औरत बनने का जो प्रोसेस था, वो नौकरी बचाने के लिए, वो डर के मारे अपने नौकरी रेपेटरी में रहने के लिए और अपना सब कुछ करने के लिए, और अच्छे काम किए थे, अच्छे रोल भी किए थे उससे पहले, म्यूज़िक भी किया था, गाना बजाना सब, बाजा बाजा सब होता था, बढ़िया चल रहा था ज़िंदगी। अब मैंने कहा ये तो होगा नहीं, अब एज एन कैरेक्टर आपके जो आप एक्टर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका होगा नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं 81 से थिएटर कर रहा था, बचपन से ही। एनएसडी के जो डायरेक्टर थे बीएम शाह जी या मोहन उपेती साहब, उनके ग्रुप में, और अच्छा काम कर रहा था, म्यूज़िकल ग्रुप था, तो इसलिए म्यूज़िक का भी सीख गए थे, बाजा भी बजाना, ये करना वो करना, मतलब बहुत मल्टी लेयर्स के काम करते थे हम लोग, और अपने को अच्छा मानते थे कि हम तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मगर वहाँ आके मुझे लगा कि ख़त्म, ये रोल होगा नहीं, बेइज्जत करके निकाले जाओगे, और अगर रेपेटरी में ये कहो कि रोल देने के बाद आपने डिनाई किया और आप नहीं कर पाए, तो आप ख़त्म हो, एज एन आर्टिस्ट आप ख़त्म, फिर और निकाल भी दिए जाओगे नहीं वहाँ होता से एक तो वक्त फिर के और बाद, बेइज्जती और बेइज्जती होगी। मुझे लगा गोविंद अभी भी वक्त है, इसको मना कर दे, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप तो इतना अच्छा काम करते हैं? ये आपको अब लग रहा है ना, हाँ। ये उस वक्त हमें लग कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं औरत वाला रोल कैसे कर पाऊंगा, ये औरत बन के मैं कैसे करूँगा, ये इस तरह का ये सोचा ही नहीं था ना कभी। मैं तो हिजड़ों को देख करके मुझे एकदम ऐसा होता था कि इरिटेशन होती थी, नफरत सी होती थी, मैंने कि यार ये क्यों है। वो तो ईश्वर के एक नहीं वो है, मगर मैं अपनी सोच बता रहा हूँ हाँ हाँ। कि उनको देखता था तो मैं ये, मुझे कोई उनसे कोई वैसे जाती है कोई नफरत नहीं थी, पर मुझे लगता था कि समाज में ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये एक मतलब एक तीसरा ईश्वर ने नहीं बनाया, वो एक कल्ट अलग बन गया डिसऑर्डर से। तो वो समाज के लिए मतलब ऐसा हमारे दिमाग में बैठा हुआ था भाई बचपन से। हाँ हाँ। तो मैं देखता ही नहीं था उनकी तरफ, और वो रोल करना मुझे, औरत बनने वाला रोल करना, जो कि मैनली पूरा, और अब होगा नहीं, और ये सोसाइटी के मेंबर हैं, अब आप निकाल दिए जाओगे रेपेटरी से, और एज एन एक्टर तुम खत्म, और पूरे मंडी हाउस में पता लग जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान में पता लग जाएगा। मंडी हाउस का मतलब पूरा हिंदुस्तान है, एनएसडी मतलब पूरा हिंदुस्तान, हाँ। कि वहीं से निकले सारे बड़े बड़े एक्टर, सब कुछ ही है, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। तो वहाँ ये हो जाएगा, गोविंद पांडे ने को दिया था रोल, निकल पाया, तो एक ख़त्म जिंदगी तुम्हारी। और मैंने कोशिश भी की, दूसरे दिन घर शाम को फिर 5 साढ़े 5 बजे सब चले गए, बामन जी खुश, सब लोग हमारी कास्टिंग हो गई, ये हो गई, बड़े परेशान थे, हो गई, कैसे कास्टिंग नहीं हो पा रही थी, मुझे नज्जुम मिल गई और ये मिल गया वो मिल गया, ऐसा। वो बाद में उन्होंने मुझे बताया था सारा कुछ, और उनको हम देख भी रहे थे, बड़े खुश थे। मगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे मेरे आगे वो काला अंधेरा जो आपने कहा ना, कि बिल्कुल दिखाई दिया कि एज एन गोविंद पांडे का जीवन खत्म। अब आप अपना मुंह काला करके यहाँ से जाएंगे, और कभी भी इस इतनी सुप्रीम जगह पे मैं था, एनएसडी रेपेटरी रंगमंडल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, और उस जगह पे आप लज्जित होकर बेइज्जत होकर निकाले जाएंगे, और आपसे काम नहीं होगा। तो आर्टिस्टिक मौत थी, सोशल मौत थी,
और इंस्टीट्यूशनल मौत थी एज एन एक्टर। मैं घर आया, उतरा हुआ, मुंह उतरा हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बताया। मेरी वाइफ बड़ी अच्छी हैं, बबीता पांडे, वो बड़ी हिम्मत करती हैं, हर लेवल पे हिम्मत करती हैं। क्या बात है। हाँ, मैं ज़रा सिक्योर होकर चलने वाला आदमी हूँ, तो मैं घबराता हूँ रिस्क लेने से या कोई ख़तरनाक स्टेप उठाने से, या उसका उस स्टेप से कहीं नुकसान हो सकता है, तो मैं उस कदम को डरता हूँ। सेफली चलने की कोशिश करता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, या जो भी है। तो रात भर मुझे वो समझाती रही, जब बल्कि वो इरिटेट भी हुई, मुझे उसने डांट भी दिया। उसने कहा तुम कैसे एक्टर हो, तुम इतना अच्छे हो, तुम वो जैसे तुम अभी आप कह रही हो आप कि भाई आप तो अच्छे एक्टर ही हो। तो मेरी वाइफ कहती तुम्हें पता है क्या क्या कर डाला है आपने, क्या क्या कितने अच्छे काम किए तुमने, कितना तुमने बढ़िया तुमने ये किया, और तुम ये घबरा रहे हो, अरे कोशिश तो करो। मैंने कहा नहीं होगा मुझसे, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा, और मैं बहुत जलील हूँ। अब कल जब शुरू होगा, कल ब्लॉकिंग शुरू होगी, रिहर्सल शुरू होगी, तो मैं उन्होंने कहा ठीक है। सुबह तक वो फिर मेरे से परेशान हो, उसने रात भर मुझे समझाने की कोशिश की, रात भर मैं सोया नहीं। सुबह मैं 8 बजे रेपेटरी पहुंच गया, तो हमारा असिस्टेंट था मेरा जूनियर साउथी चक्रवर्ती, आजकल वो सिक्किम का डायरेक्टर है, और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, और बहुत सेंसिटिव, बंगाल से हैं वैसे, वो NSD पास आउट थे, और वो जूनियर 2001 के आए थे, मगर उस प्ले का वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, वामन जी का। तो मैंने उससे, डायरेक्टर से तो कहने की हिम्मत नहीं हुई, कि वो आए नहीं थे उस वक्त, वो आ गया था जल्दी। मैं पहुंचा, मैं सबसे पहले पहुंचा रेपेटरी में, मेरे बाद वो आ गया। मैंने कहा सावती चक्रवर्ती जी, ऐसा ऐसा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, वामन जी से बोलो कि मेरे से नहीं होगा, बेइज्जती हो जाएगी, नाटक खराब हो जाएगा, इसलिए पहले मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो वो मेरे से छोटा, वो मुझे दादा दादा कहता था, गोविंद भाई, गोविंद भाई, गोविंद दादा। थिएटर में एक होता ना, अपने सीनियर्स को दादा हाँ, भाई बोलते भाई हैं, बड़ा दादा। बड़े बोलते। उनका चुप रहिए आप, बकवास मत कीजिए आप, दादा मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो जो आपसे कहा गया वो कीजिए आप, वामन जी पे छोड़ दिए, कुछ सोच के दिया आपका रूल, आप नहीं, मैं नहीं कहूँगा, जाइए आप जिससे कहना कहिए। मैं उतर गया मेरा मुंह। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, अब पब्लिकली बेइज्जती होगी, अभी चुपचाप चुपचाप मुझे निकाल देंगे तो हाँ हाँ। बात बढ़ेगी नहीं। अब जैसे ही फ्लोर पे जाएंगे वैसे बाद अगर निकाला जाएगा तो और साला वो जिससे बचने की कोशिश मैं कर रहा था वो हो जाएगा। तो आप यकीन करेंगे, मैंने फिर मच्छिंद्र मौर्य साहब आए, उसके राइटर, जो मैंने उनके कान में बात डाली, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो आप वामन जी से बोलिए, आपको लगा, आपको ऐसे क्यों लग रहा। वो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, अभी हाँ। गुजर गए, वो है नहीं अभी इस दुनिया में, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। रही कैसी बात कर रहे हैं, वामन जी की नज़र बहुत तेज़ है, और आपको कोई रोल दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, आपने 24 दिन रिहर्सल की है, वो इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, जो कुछ ना कुछ तो देखा होगा वामन जी ने, उनकी नज़र बहुत तेज़ है। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी। मैंने कहा नहीं नहीं यार नहीं, मैं कह रहा हूँ सर नहीं हो पाएगा। तो कहा नहीं नहीं वामन जी साहब आप ही बोलिए फिर। अब मैं साहब हिम्मत ही नहीं मेरी, सोसाइटी के मेंबर, और इतने बड़ा नाम उनका डायरेक्टर, उनका ऑरा इतना बड़ा। रिहर्सल शुरू हो गई सर। तो एक लाइन थी, पन्नी अरे ओ पन्नी, कादर भाई ने कबूतर पाले, आधे गोरे आधे काले, अल्लाह क्या लेना काला गोरा, अरे खुराक तो सबको एक ही चीज़ देता ना कादर भाई। तो इस तरह का एक डायलॉग था। तो उसमें सर 4 दिन लगे, 18 घंटे की रिहर्सल होनी शुरू हुई। वामन जी ने जो मुझे फिर रगड़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो मैं सोचा जो कल निकाल देंगे मुझे, परसों निकाल देंगे, 4। वामन जी ने पूरी रेपेटरी मेरे पीछे लगा दी, और उन्होंने मुझे हफ्ते 10 दिन के अंदर उस कैरेक्टर के अंदर डाल ज़बरदस्ती दिया। फोर्सली डाल दिया। और सब मुझसे, मेरे मतलब सावती भी वो भी बोलते हैं जैसे हम कह रहे हैं वैसा करते जाओ तुम। फिर मैंने फिर वो गिव अप कर दिया। मैंने कहा यार देखी जाएगी अब जो कुछ होगा, अब ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर तू, अब कोशिश कर गोविंद, कोशिश कर, टूट मत यार, टूट मत, अंदर से मत टूट, तू कर तो सही। हाँ। अच्छा 4 दिन हो गए, 18-18 घंटे एक लाइन। यार वो आदमी, आप समझ सकते हैं कि 26 बहुत बड़ी बात 27 है। आर्टिस्टों की रेपेटरी कंपनी, उसमें गवर्नमेंट का इतनी, और वो सारे हाईली प्रोफेशनल लोग, हाईली प्रोफेशनल जगह, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट रेपेटरी कंपनी गवर्नमेंट की। तो उसका 4 दिन 18-18 घंटे, बीच में खाने का ब्रेक होता था, चाय का ब्रेक होता था, वो एक ही आदमी पे लगे हुए, एक ही डायलॉग पे, और तू कोशिश नहीं कर रहा।
कर, अपने को गालियां दी। सर जी मैंने फिर किया, आप 12-13 दिन के बाद वो गिमिक होना शुरू हो गया। 2.5-3 महीने में वो नाटक माउंट हुआ। आज तक लोग उसको याद करते हैं, और मेरी जो ये आज जितने भी काम मिले मुझे फिल्मों में, सीरियल्स में, तो वो लोग उसी नाटक के माध्यम से मिले और मुझे स्थापित हो गया। और वो इतना बढ़िया हुआ कि श्री राम लागू, रोहिणी हतंगड़ी, एम सत्यू, और साहब AK एंगल साहब, फारूक शेख साहब, और ना दिनेश ठाकुर साहब अभी नहीं है, अंक के डायरेक्टर थे उस वक्त, एक्टर भी थे। कौन ऐसे नहीं थे हिंदुस्तान में, चिरंजीव अहलूवालिया साहब, कि पूरे इंडिया में जब उसके शोज़ हुए तो ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए, है ना। अब हमारे बड़े से बड़े एक्टर उस वक्त NSD के जितने भी थे, यशपाल थे, मुकेश तिवारी थे, आशुतोष राणा थे, अनंग देसाई थे, बहुत बड़े बड़े, ईला अरुण तो 2 बार यार नाटक देख ले। जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे भी लोग मेरे पीछे दौड़ के, जब हमारे रेपेटरी में जब डबल शो था तो उन दिनों वो आए देखने के लिए, शबाना जी और जावेद अख्तर साहब। हमको दूसरे शो के लिए तैयार होना, तो मेरा चीफ मेरी आंखें दिखा रहा था उधर से, सुरेश शर्मा, जल्दी जल्दी, और वो पर्दा गिर रहा था, उनके सर पे पर्दा गिरा, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। किसने? जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहब ने। और व्हील चेयर पे पूना में जब शो हुआ, तो वो शो बहुत अच्छा नहीं हुआ था उस दिन। व्हील चेयर पे श्री राम लागू, जिनको नाटकों का या एक्टिंग का, मराठी थिएटर का भीष्म कहा जाता है, द्रोण कहा जाता है, या सब कुछ कहा जाता है उनको, वो मेरे से मिलने के लिए आए ग्रीन रूम में। इतनी प्रसिद्धि दी उस नाटक ने। और आज जिसने भी वो नाटक देखा हुआ है, उन 2002 से लेकर 2007 तक मैंने वो नाटक किया, पूरे हिंदुस्तान में शोज़ हुए उसके, और राडा में भी जाने वाला था, कुछ कारणों से, कुछ लोगों के कारणों की वजह से, कुछ ऑफिशियली, खासकर मैं कहूँगा सुरेश शर्मा जी की या इन लोगों की आपसी कुछ बात की वजह से वो नाटक राडा में नहीं हो पाया, नहीं तो ब्रिटिश काउंसिल में उसकी मीटिंग थी, वहाँ भी शो होने वाला था, वो हमारा नया रिकॉर्ड होता। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से मैं ये सोच रहा था कि मैं ख़त्म, मेरा कैरियर ख़त्म, आर्टिस्टिक जीवन मेरा नष्ट ख़त्म हो गया, सचमुच में मैं रोया भी, पछताया, मेरी बीवी भी परेशान हुई, कई दिन मैं गफलत में रहा, और मुझे लगा कि एंड हो गया मेरी लाइफ, एक्टिंग का लाइफ का एंड हो गया। उसी ने मुझे एक्टिंग के क्षेत्र पे, आज भी आप किसी से बात कर लीजिए जिन्होंने वो देखा हुआ है, बड़े से बड़े एक्टर, अब फारूक शेख जैसे लोग, AK एंगल साहब की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग, अब श्री राम लागू जैसे लोग, या जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी हैं, ऐसे लोग, और हमारे जो मित्र लोग जो आजकल के हमारे एक्टर्स हैं, जो वेल नोन एक्टर, उनकी तो बात है ही। वो तो जब भाई मंदिर दास में का शो हुआ था, 1200 लोगों में से 600 एक्टर बैठे थे, हिंदुस्तान के टॉप लोग, तो उन सब ने अप्रिशिएट किया, मिलने तक आए। फिर आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? तो वो तो मुझे हमेशा कहती है, अभी भी आजकल मैं कुछ मकान खरीदने के उसमें प्रोसेस में लगा हूँ, तो डरा हुआ हूँ कि खरीदूंगी नहीं, वो मेरे पे मुझे वही वैसे ही मुझे पैम्पर्ड कर रही है कि क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, अरे देख लेंगे ना, थोड़ा पैसा उधार ही ले रहे हो ना, कर्जा ले रहे हो ना बैंक से, थोड़ा सा, बड़ी बात है ये, तो मतलब इतना सपोर्ट। तुम क्यों घबरा रहे हो, देंगे ना, तुम कमाओगे ना, तुम करोगे ना, चिंता मत करो, ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हो जाएगा। कोई कैसा इंसान होता है ना पीछे ऐसा बोलने वाला कि करो, हो जाएगा। बल्कि मैं कोशिश कर रहा था वही वैसे ही, हाँ, कि छोड़ना यार, जो अपने पास पैसा पड़ा है उसको फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, अपना आगे का जीवन काट लेंगे, और SIP कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, नहीं खरीदो ना, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं खरीद लूँ बॉम्बे में मकान, नहीं बहुत सारे कारणों से नहीं कर पाया। दिल्ली में तो आपने खरीदा हाँ, ही है। दिल्ली में, बॉम्बे तो, दिल्ली में तो भगवान की दुआ से 4-5 मकान हैं हम लोगों के अपना और खुद वैसे का। भी आपको मकान की जरूरत नहीं है, इतने दिलों में रहते हैं आप। तो नहीं, कहने का मतलब है कि इस तरह के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सवाल आपने, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सवाल आप सब लोगों से पूछेंगे, कि जिन लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैं आपके उसमें इसलिए ये सारी बात बताई कि आर्टिस्टिक, जैसे मेरी मौत हो रही थी 2002 में, और उस वक्त अगर मैं चूक जाता तो आज गोविंद पांडे आपके सामने यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। कई बार अंधेरा ही जो होता है ना, एक कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। उतनी प्रसिद्धि उतना आज तक किसी और चीज़ में नहीं मिली जितना उससे मिली, और आज भी लोग याद रखते हैं, माइलस्टोन मानते हैं उसको। और मैं भी उसके बाद हिजड़ों को जहाँ भी मिलते हैं ना, मैं अभी सम्मान देता हूँ, मैं उनको प्यार करता हूँ, उनको पैसे भी देता हूँ, और अपने घर भी लेके आया। क्या बात है। मेरे घर भी आए वो, मतलब दिल्ली, मैं उनको नाटक देखने के लिए भी बुलाया, वो मुझे अपना गुरु मानने लगे उस नाटक के बाद। बल्कि उनमें से एक ऐसी थी कि जो वो जीवन छोड़ करके अपना पार्लर चला रही थी दिल्ली में, हाउस कास्ट में, बड़ी सुंदर 2-3, तो मेरे घर आए के लिए अपना बेटा मुझे दे दो, आप और पैदा कर लो, मैं पालूंगी। तो मेरी बीवी ने मुझसे बोला कि
ये क्या कर रहे हो तुम ये हमारा एक ही बेटा और ये क्या करें दोबारा मतलब ऐसा वो घबरा गई कि कहीं ये लिए तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग नहीं थे खैर, वो इतने मतलब इतने प्यार इतना करने लगे थे वो। और आज तो मुझे मुझे उस समझ में आया ना कि वो एक्चुअली में मैंने कहा ना जाने मन, उनकी एक ही बात थी कि हे ईश्वर तूने शरीर तो हमको मर्द का दे दिया या शरीर तूने औरत का दे दिया, मगर ये विपरीत कामेक्षा जो डाल दी हमारे, वो क्यों डाल दी? वो सवाल ऊपर भगवान से है उनका कि चाहे शरीर औरत का दिया, उसके मन में कुछ और आदमी बनने की ख्वाहिश होगी, या कोई आदमी है उसको औरत बनने की इच्छा है, तो डिसऑर्डर ही है ना। तो वो उसने खुद तो पैदा नहीं किया, वो तो बाय बर्थ लेके आया। इसमें उसकी क्या गलती हाँ है? उसकी क्या गलती है? तो यही सवाल है उनके मन कि भाई ये मन जो है, तो इसमें मैं क्या करूं? यही सवाल था उस नाटक का। तो आपने वाइफ को थैंक यू बोला? हाँ, अरे थैंक यू क्या, सब कुछ वही है। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं कई दफ़े कई इंटरव्यूज में बोला, मैंने कहा नहीं वो तो इंस्पिरेशन है मेरी। हाँ चलिए आज वो ये देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लोग हैं, हमें सॉरी कहना, थैंक यू कहना हमें आदत नहीं है ना। तो एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है जब आप ग्रैटिट्यूड किसी को देते हैं, तो यूनिवर्स भी देखता है कि आप, मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में आंसू है इस समय, आप बड़े इमोशनल आदमी हैं। और फिल्मों में भले आप विलन का रोल करते हैं, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, और मैं बात करते हुए मैं खुद भी इतनी भावुक हो गई हूँ। मैं देख नहीं पाती ऐसे, बट ऐसी महिलाओं को जिन्हें सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता है, कोई इज्जत नहीं दी जाती। जब एक आदमी इतना बड़ा बनता है और उसे पूरा समाज देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी जो बीवियां हैं, बहुत सारे पुरुषों की जो एक ही बीवी है, मतलब ऐसा कहने का मतलब नहीं, वरना लोग कमेंट में कहेंगे बहुत सारी बीवियां हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज इस मंच पर आपने ये बात कही और ये लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम सूट बूट टाई में एक पुरुष को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एक वाइफ की, एक माँ की, एक बहन की, उस स्त्री का योगदान रहता ही रहता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी मैं इमोशनल हुआ ना, आजकल मेरी वाइफ आई हुई है, हाँ तो उसने मुझे भी बहुत अच्छे परोठे बना के खिलाए। हाँ और मेरे साथ एक मेरा दोस्त बगल में रहता, तो उसको भी बुला के, क्योंकि हम लोगों को फ्रेश तो मिलता नहीं, हाँ काम वाली कभी लेट आती कभी आती, बना के रख देती हैं, ऐसा कर लेती। वो वहाँ जीवन अपना जी रहे, क्योंकि बच्चों को वहाँ देखना था। और मैं तो ऐसे ही रह गया, एनएसडी में था तो टूर पे, और अभी फिल्मों में तो शूटिंग में बाहर। तो अभी वो 1 महीने की छुट्टी पर आई हुई हैं, अभी उनके 5-6 साल और बाकी हैं जॉब के, पढ़ाती हैं, और बच्चों को भी वहाँ देखना था। अब तो शादी कर दी बच्चों की, तो अपने उसमें खड़े हो गए, मगर उस वक्त ये था, छोटे थे। तो अगर वो साथ नहीं देती तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हम, या उनका ट्रैक कुछ गड़बड़ होता तो, या कुछ होता तो मैं टूटता है, या वो बिखरता मेरा परिवार। तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, और जीवन के आधे पड़ाव में आ गए हम, तो एक साथ में रहने की जो लालसा होती है। हाँ, समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इतने सालों से अकेले रह रही हूँ ना, तो मैं उस भाव को समझ सकती हूँ कि एक आर्टिस्ट के जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर जब एक पक्ष देता है तो काफ़ी कुछ उसमें कमी भी छोड़ देता अब है। देखिए अभी जैसे वो आए हुए, कल से मेरी शूटिंग 6 दिन यहाँ, उसके बाद मैं लखनऊ चला जाऊँगा। तो अब ये हो रहा है कि वो तो आई थी अभी 20-25 हाँ तक रहने के लिए, चलो ये आप बॉम्बे में ही शूट करो, या मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब वो फिर वही होगा कि मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, काम करना है भाई, वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए जाना है, तो फिर वही हो गया, हाँ। फिर अलग। एक आर्टिस्ट सर एक परिवार का नहीं होता, अपने परिवार का सिर्फ नहीं होता है, वो पूरे समाज का होता है। जैसे मैं भी कभी घर जाती हूँ ना, तो बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, बहुत सारे भाई बंधु हैं, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं, कई बार घर आ जाती है मिलने के लिए, तो मैं भी उनको उतना टाइम देती हूँ। कई बार मैं भी कहीं बाहर उनके साथ चली जाती हूँ, तो माँ बहुत नाराज़ होती है, कहती है तुम आती हो घर पे रहने के लिए आती हो, या तुम बाहर ही बाहर बस ऐसे रहती हो। मैंने कहा मम्मी अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ, अब मैं इस समाज की बेटी हूँ, अब मैं बहुत सारे लोगों की बेटी हूँ, है ना, जो आगे निकल कर काम करती है। तो एक आर्टिस्ट कभी अपने परिवार का होता ही नहीं है। हाँ बस वही है हाँ कि हम आधे पड़ाव पे आ गए हैं, तो इसके बाद किस जीवन
आप क्या। हाँ, और बात फिजिकली नहीं है, बात वो नहीं है, बात ये कि वो एक होता ना कि इमोशन होता है एक। एक साथ में, हाँ। तो वो बेचारी मिस करती होगी बहुत ज़्यादा। तो और मैं कई बार डेफिनेटली सोचता हूँ उन्हें कि ये देख के बहुत अच्छा लगेगा, और मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम आप उसको यहाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपसे जब मैंने कहा कि कोई ऐसी कहानी सुनाने के लिए, तो आपने उनको ही डेडिकेट करके ये कहानी सुनाई। हाँ, हाँ, क्योंकि उसका हाथ था उसमें बहुत बड़ा। हाँ। और हम सब तो ज़्यादातर आपको नेगेटिव रोल में ही देखते हैं, तो आज मैं देख सकती हूँ कि इतना इमोशनल आदमी एक जो इतना सब लड़कियों को तड़पा रहा है स्क्रीन पर, तो वो आज कैसे सामने बैठ कर, ये एक रियल आदमी है, और मुझे उस रियल आदमी से मिलना था। मुझे उस गोविंद पांडे जी से नहीं मिलना था जो स्क्रीन पर है ना। मैंने भी आपके साथ काम किया, मुझे सौभाग्य मिला फिल्म में काम करने का। तो मैं उस गोविंद पांडे जी से मिलना चाहती थी जो कैमरे के पीछे है, क्योंकि मुझे लगता है कैमरे के पीछे ही असली लाइफ है। कैमरे के सामने तो ठीक है, हम एक स्क्रिप्टेड है, हम बातचीत करते हैं, हम दिखाते हैं, बट मुझे लगता है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। और बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने ऐसी स्टोरी शेयर की जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस टॉक शो करने का सिर्फ एक उद्देश्य था सर, कि बहुत सारे जो बच्चे बहुत जल्दी हार जाते हैं, है ना। मेरी एक दो दोस्त थी, वो भी ऐसी ही चली गई। मैंने भी बहुत सारे संघर्ष करके मैं यहाँ तक आई। तो अंधेरा कभी भी आपको डुबाने के लिए नहीं आता है, हमेशा अंधेरा आपको उबारने के लिए भी आता है। आप किस दृष्टि से उसको देखते हैं, ये मैटर करता है। नहीं, लड़ना तो आना चाहिए और लड़ना भी चाहिए। हाँ। और ईश्वर क्या करता बात अलग है, हाँ। वो कब अंधेरा करेगा वो बात अलग है, मगर रीज़न ये है कि आदमी को खुद अपने जीवन का अंधेरा नहीं पैदा करना चाहिए और उसमें लड़ना चाहिए। और ये सारी बातों में मैं, जैसे मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूँ कि नहीं, उसने मेरी हिम्मत बताई, तो इसमें एक और हमारे आदरणीय गुरुजी वामन केंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, क्योंकि उन्होंने जो पहचाना उस चीज को, भरोसा किया। और हाँ, बोलते भरोसा थे, किया। उन्होंने बोल दिया था मुझे कि ये तू जो करेगा ना उसके बाद तू देखना तेरे जीवन में, बोल दिया था उन्होंने मुझे। और मुझे लग रहा था ये जी फेंक रहे हैं वो हमको ये, शुरू में लगता है। हाँ, ये पता नहीं कि मुझे क्या समझ रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरे को ना पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा हाँ, बोल रहे ऐसा हैं। बोल रहे हैं। और जो जो उन्होंने कहा था वही वही घटित हुआ। तो उनको भी मैं हमेशा ही धन्यवाद देता हूँ, शुरू से ही, जब इंटरव्यूज़ मेन चैनल्स में भी होते थे या पेपर्स के भी होते थे उस ज़माने से ही। तो आज भी बोल रहा हूँ कि आपके शो में भी बोल रहा हूँ कि वामन जी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। और वामन सर का ज़्यादा धन्यवाद, और आपकी जो धर्म पत्नी है उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नायाब हीरे को हम लोग के सामने पेश किया जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि सर का आशीर्वाद प्रेम हमेशा मेरे लिए बना रहता है। और इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। और एक दुष्यंत साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को देखकर अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी उजाला आ सके, तो हमें लगेगा कि हमारा ये करना बहुत सार्थक है। तो ज़रूर उन सबको भेजिए जो कभी ना कभी जीवन से हारे हुए हैं, और देखते रहिए हमारा ये टॉक शो जिसमें हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू।